गहरे समुद्र के अंधेरे ठंडे कोनों से कुछ बेहद अजीब मेहमान आजकल सतह पर दस्तक दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और फिश, विशाल स्क्विड, एंगलर फिश, मतलब ये वो जीव हैं जो सामान्यतः हजारों फीट नीचे रहते हैं पर अब किनारों पर पाए जा रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी रहस्यमयी घटना पर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस अनोखी पहेली के, आप कह सकते हैं, संभावित वैज्ञानिक कारणों पर, इससे जुड़ी कुछ पुरानी मान्यताओं पर और आज की समझ पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो लक्ष्य ये है कि हम इन घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझें, मिथकों से तथ्यों को अलग करें और जाने कि ये गहरे समुद्र के संकेत हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जी जरूर। तो पहला सवाल यही उठता है कि गहरे पानी के जीव जो इतने विशिष्ट माहौल के आदी हैं, अचानक सतह के पास क्यों आ रहे हैं? क्या विज्ञान हमें इसके कुछ कारण बता सकता है? हाँ, वैज्ञानिक समुदाय इसके पीछे कई संभावित वजहों पर विचार कर रहा है। सबसे प्रमुख है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे समुद्र की सतह गर्म हो रही है ना, इसका असर गहराइयों तक पहुंच रहा है। अच्छा। पानी की ऊपरी परतें गर्म होने से ऑक्सीजन का घुलना कम होता है और ये जो कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्र हैं, ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स जिन्हें कहते हैं, वो फैल रहे हैं। मतलब? हाँ, और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे इन जीवों को अपने सामान्य ठंडे और ऑक्सीजन वाले घर से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यानी उनके घर का माहौल ही बदल रहा है एक तरह से। बिल्कुल। और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण, जैसे प्लास्टिक, रासायनिक कचरा, यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी वो गहरे समुद्री आवासों को प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी? गहराइयों में। जी हाँ। ये प्रदूषक या तो सीधे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उनकी जो फूड चेन है उसको बाधित कर सकते हैं। तो फिर उन्हें सुरक्षित या बेहतर जगह की तलाश में ऊपर आना पड़ सकता है। और तीसरा संभावित कारण वो है भूकंपीय गतिविधियां, जैसे पानी के नीचे के भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। ओके। इनसे जो शक्तिशाली दबाव तरंगें या कंपन पैदा होती हैं, वो इन संवेदनशील जीवों को उनके गहरे घरों से, आप कह सकते हैं, विचलित कर सकती हैं, उन्हें सतह की ओर धकेल सकती हैं। अच्छा। और जब इन ऑरफिश जैसे जीवों की बात आती है, तो जापान जैसी जगहों पर इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प लोक कथाएं भी हैं। उन्हें प्रलय की मछली कहा जाता है ना। बिल्कुल। जापानी लोक कथाओं में ऑरफिश को रियुगुनो त्सुकाई, मतलब समुद्र देवता के महल का दूत मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनका तट पर बहकर आना वो आने वाले भूकंप या सुनामी का संकेत है। हाँ, मैंने भी सुना है ये। लेकिन यहाँ विज्ञान और लोक कथा का रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने इस दावे की पड़ताल की है, पर ओरफिश के दिखने और बड़ी भूकंपीय घटनाओं के बीच कोई पुख्ता, मतलब सांख्यिकीय संबंध नहीं मिला है। कोई पक्का सबूत नहीं है? नहीं, ये महज संयोग हो सकता है। और इसी तरह कभी कभी इंटरनेट पर वो लिव्याथन जैसे विशाल समुद्री राक्षसों के वीडियो वायरल होते हैं ना। हाँ, देखें। वो लगभग हमेशा ही या तो गलत पहचान होते हैं या फिर VFX, मतलब कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीरें होती हैं। असलियत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, लेकिन क्या समुद्र में जीवों का ऊपर नीचे आना पूरी तरह से असामान्य है? हमने डायल वर्टिकल माइग्रेशन, मतलब DVM के बारे में भी सुना है। हाँ, आपने सही सुना। DVM यानी दैनिक ऊर्ध्वाधर प्रवासन। ये समुद्र में होने वाला सबसे बड़ा नियमित प्रवासन है। हर रात लाखों करोड़ों छोटे जीव जैसे जूप्लैंक्टन, छोटी मछलियां, स्क्विड वगैरह, वो भोजन के लिए अंधेरी गहराइयों से सतह के नजदीक आते हैं। हर रात? जी, हर रात। और सुबह होते ही वापस नीचे चले जाते हैं। ये एक स्थापित, रोजाना होने वाली प्राकृतिक घटना है। समुद्री इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ये। तो फिर ये जो हाल की घटनाएं हैं, जी, ये DVM से अलग कैसे हैं? हाँ, ये बहुत अलग हैं। देखिए, DVM एक नियमित रोज का पैटर्न है। इसमें मुख्य रूप से छोटे जीव शामिल होते हैं जो रात में ऊपर आते हैं। हम यहाँ जिन जीवों की बात कर रहे हैं, बड़ी ऑफिश, विशाल स्क्विड, एंगलर फिश, ये सामान्य तौर पर DVM का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और ये इतनी उथली जगहों पर कभी कभार ही आते हैं। उनका इस तरह अनियमित रूप से सतह पर या तटों पर पाया जाना वो किसी नियमित प्रवासन का नहीं, बल्कि उनके गहरे समुद्र के घर में किसी गंभीर गड़बड़ी का या शायद उनके अस्तित्व के संघर्ष का संकेत हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर चल क्या रहा है उन गहराइयों में।
तो ये सिर्फ समुद्री अजूबे नहीं हैं, बल्कि शायद गहरे संकट के चेतावनी संकेत हैं। संभवतः यही बात शायद स्रोत हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटनाएं महासागरों के स्वास्थ्य के बारे में, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण सुराग दे सकती हैं। अगर गहरे समुद्र के जीव जो इतने स्थिर वातावरण में रहने के आदी हैं, अगर वो इस तरह विस्थापित हो रहे हैं, हाँ, तो ये इस बात का गंभीर संकेत हो सकता है कि हमारी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों को भी प्रभावित कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? स्रोतों में कुछ बताया गया है? हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से संरक्षण पर जोर देते हैं। इसमें गहरे समुद्र में खनन जैसी जो विनाशकारी गतिविधियां हैं, उनका विरोध करना शामिल है। खनन गहराइयों में? जी, इनसे न केवल समुद्री तल नष्ट होता है, बल्कि ध्वनि और तलछट का प्रदूषण भी फैलता है, जो इन नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है। सही कहा। साथ ही प्लास्टिक और दूसरे जहरीले प्रदूषण को, मतलब जहां से वो आ रहा है, वहीं कम करना बहुत जरूरी है। और जाहिर है, इन रहस्यमयी गहराइयों और उनके निवासियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च और वैश्विक जागरूकता की तत्काल जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि गहरे समुद्री जीवों का सतह पर दिखना महज कोई संयोग या लोककथन नहीं है। जी बिल्कुल। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन से ऑक्सीजन में कमी, प्रदूषण और संभवतः भूकंपीय हलचल जैसे गंभीर वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। हाँ, और ओरफिश का प्रलय की मछली होना एक मिथक है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है। और वो विशाल समुद्री राक्षसों के वायरल वीडियो भी अक्सर नकली होते हैं। सही। और अंत में सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर हैं। समुद्र की गहराइयां भले ही हमसे बहुत दूर लगती हों, लेकिन वहां जो हो रहा है वो हमसे अछूता नहीं है। अगर वो जीव जो पृथ्वी के सबसे, हम कह सकते हैं, दुर्गम और स्थिर माने जाने वाले वातावरण में रहते हैं, अगर वो आज संकट का सामना कर रहे हैं, तो ये हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हमारे अपने आसपास के पर्यावरण और पूरे ग्रह पर इन बदलावों का कितना व्यापक और गहरा असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल, ये महज समुद्री जीव विज्ञान का सवाल नहीं, ये हमारे अपने भविष्य से जुड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।